ये बताइए, केजरीवाल को तीसरी बार समन भेजा ईडी ने शराब घोटाले के मामले में, लेकिन वो पेश नहीं हुए, तो क्यों पीछे भाग रहे हैं? अगर वो कह रहे हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूँ, तो क्यों पीछे भाग रहे हैं पूछताछ से? केजरीवाल असल में जो है, केजरीवाल और उनकी जो पार्टी है वो कट्टर ईमानदार नहीं है। सारे बड़े बड़े नेता जेल में हैं। केजरीवाल ये बात जानते हैं, यदि हम पेश हुए तो हमें जाने नहीं दिया जाएगा, हम गिरफ्तार हो जाएंगे। क्योंकि मन में इस बात का भय, उन्हें पता है कि जो उन्होंने किया है उसका फल उन्हें मिलेगा। जांच होगी तो पकड़े तो जाएंगे ही ना। तो इसी चीज़ के कारण वो इधर उधर भाग रहे हैं। ईडी बुला रही है। केजरीवाल का एक स्टेटमेंट मैं देख रहा था कुछ टाइम पहले कि ईडी उसके जांच के लिए बुलाती है। ये लोग सोनिया गांधी के विषय में वो था, तो आज वो खुद क्या कर रहे हैं? ईडी उन्हें बुला रही है, जांच के लिए ही बुला रही है ना। मन में भय किस चीज़ का है? आप ईमानदार हैं, जाइए, जांच होगी, छूट जाएंगे। केजरीवाल इतने बच रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि जैसे संजय सिंह का जो हाल हुआ, जो सिसोदिया का हाल हुआ और जो सत्येंद्र जैन का हाल हुआ, जो जेल में है, जो भी करप्ट मंत्री थे सो कॉल्ड, तो क्या केजरीवाल भी कितना भी बचे, आखिरकार उनकी भी जगह वही है? कि अंत में ऐसा कैसे हो सकता है कि पार्टी के मुखिया को ना पता हो कि उनकी पार्टी में क्या कुछ चल रहा है? केजरीवाल बचने की पूरी कोशिश की, एक भी मंत्रालय अपने पास नहीं, उन्होंने सोचा पार्टी बच जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल के लिए वो किया था ना कि पार्टी पैसा इन्होंने वो किया, फ्रॉड किया। पार्टी को लीजिए ना आप अंदर, ये पकड़ा जाएगा, 100% पकड़ा जाएगा। वो तो कह रहे हैं कि चुनाव नज़दीक है और मोदी जी को लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, इसीलिए विपक्ष को परेशान करने के लिए कभी राहुल गांधी को, कभी सोनिया गांधी को, कभी मुझे इस तरह से वो बुला रही है, ईडी परेशान कर रही है। केजरीवाल का क्या मतलब अस्तित्व कितना वो हुआ है? एक पंजाब में इनकी सरकार है, दिल्ली में इनकी सरकार है, अभी दावा करते हैं कि सबसे जल्दी जो नेशनल पार्टी हम लोगों की बनी है वो रिकॉर्ड बनाया है। नेशनल पार्टी बन गई, 5 राज्यों में चुनाव हुए, कई मतलब पता नहीं कितनी ऐसे सीटें हैं जहां इन्हें एक वोट नहीं मिला है। तो ये किस आधार पे ये बोलते हैं कि सबसे प्रसिद्ध हमारी पार्टी है? इसका कोई आधार नहीं है, बकवास करते हैं। तो ये जो केजरीवाल हैं, जब क्या लगता है कि जब लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव होगा, तो क्या इसका भी नुकसान होगा कि कांग्रेस को हटा के ये गवर्नमेंट में आए थे और उन्हीं से आज हाथ मिला रहे हैं? ये आपने बहुत सही सवाल किया है। ये अन्ना हजारे के साथ जब आंदोलन हुआ था, केजरीवाल खुल के एकदम मंच से ऐसे गालियां देते थे कांग्रेस को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, मनमोहन सिंह को। आज वही मतलब चोर चोर सब एक मंच पे इकट्ठा हो गए। मैं केजरीवाल ही नहीं, बाकी सब भी, ममता बनर्जी, अखिलेश यादव, सब एक दूसरे, शक्ल देखना पसंद नहीं था एक दूसरे की। आज चोर चोर सब एक मंच पे हाथ पकड़ के खड़े हुए हैं। किसको? सिर्फ मोदी को हराने के लिए। एक समय नीतीश कुमार के लिए खुद बीजेपी के कई नेता, जब बीजेपी और जेडीयू की गवर्नमेंट थी बिहार में, तो कई बीजेपी के नेता कहते थे कि नीतीश जो हैं वो पीएम मटेरियल हैं। तो आपको क्या लगता है, संयोजक बनाया जा रहा है उनको, तो क्या भविष्य में या इसी चुनाव में मोदी के खिलाफ वो पीएम कैंडिडेट हो सकते हैं, डिजर्व करते हैं? नीतीश कुमार, आप अपने मन से पूछिए कि क्या वो प्रधानमंत्री का चेहरा है? उनके समर्थक तो जगह जगह पोस्टर लगाते हैं, 3 बार सीएम रह चुके, कहते हैं बेदाग है मेरी छवि, बिहार को बदल दिया, नल जल योजना ला दी, शिक्षकों की बहाली लाखों लाखों में कर रहे हैं। उसने जितनी बार पलटी मारी है ना आज तक, उससे जनता बेवकूफ़ नहीं है, पलटूबाज इंसान है। जनता को दिखता है कि कभी भी पलट जाता है ये, तो उस पर कौन भरोसा? प्रधानमंत्री छोड़िए, वो सांसद के उसको सरपंची का भी चुनाव लड़ाएं तो वो भी ना जीत पाए ठीक से। तो मोदी के खिलाफ इतने लोग जुट गए हैं, जिसमें बड़े बड़े सो कॉल्ड दिग्गज नेता, पूर्व सीएम अखिलेश यादव हैं, सीएम ममता बनर्जी हैं, शरद पवार हैं और नीतीश कुमार हैं, तेजस्वी यादव हैं, लालू यादव भी हैं। तो क्या लगता है कि क्या 2024 का चुनाव टफ होने वाला है? बिल्कुल टफ नहीं होने वाला है। मोदी जी ने सदन में एक बात बोली थी, एक अकेला कितनों पे भारी, बस वही हो रहा है। सब चोर इकट्ठे हैं, लेकिन वो हरा नहीं पाएंगे मोदी जी को। होगा वही, इस बार 400 पार जाएंगे। अच्छा, राम मंदिर पे इतनी सियासत हो रही है कि न्योता दिया गया, मुझे नहीं न्योता दिया गया, मुझे न्योता दिया गया, जाऊं नहीं जाऊं, स्पेशल क्यों चुन चुन के क्यों दिया जा रहा है न्योता, ये तो सबका है, ये सरकारी कार्यक्रम बना दिया है, इस पे आप क्या कहेंगे? विपक्ष राम मंदिर की बात ना करे तो बेहतर है। सबसे पहले वकीलों की फौज खड़ी की गई थी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बनने से रोकने के लिए। कार सेवकों पे गोली चली थी, वो अखिलेश यादव और उन्हीं की पार्टी ये मांग करी है कि उन्हें न्योता दिया जाए। किस पक्ष पे? आप तो चाहते ही नहीं थे कि राम मंदिर बने। न्योता किस चीज़ का चाहिए भैया? आपको जाना है, आप जाइए। न्योता की कोई वो थोड़ी ना है इसमें। राजनीति मोदी जी नहीं इसको वो बना रहे हैं चुनाव का, ये बना रहा है विपक्ष। राम मंदिर ये तो लोग तो चाहते ही नहीं थे कि बने। सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़े किए गए, बड़े बड़े वकील खड़े किए गए कांग्रेस के द्वारा। उसके बाद यहाँ कार सेवकों पे गोली चली, किसको नहीं पता? सबको पता है ये बात। ये कर रहे हैं राजनीति। मोदी जी बस अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के एजेंडे में कब से था राम मंदिर, कब से थी धारा 370, उन्होंने सारे काम पूरे किए। अब जो कॉमन सिविल कोड लाने की बात की जा रही है, तो क्या लगता है कि ये कोई मास्टर स्ट्रोक साबित होगा मोदी गवर्नमेंट के लिए?
कॉमन सिविल कोड की ज़रूरत है, मास्टर स्ट्रोक सिर्फ चुनाव के लिए नहीं, उस बिल की ज़रूरत है, वो तो आना ही चाहिए। देखिए, कोई इस चीज़ को चुनाव के उसमें इस्तेमाल करना वो गलत है, ज़रूरत है हमारी, वो तो होना ही चाहिए ना। होना चाहिए। तो क्या लगता है कि चुनाव के मद्देनज़र कहा जा रहा है कि जो चुनाव से पहले ही ये कानून बन जाएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड का? देखिए, अब ये सवाल थोड़ा मुश्किल है कि चुनाव से, क्योंकि अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये कब क्या करते हैं किसी को कुछ पता नहीं होता है। अभी भाई साहब ने एक पॉइंट बोला था कि चुनाव के टाइम पे जब लोग जनता को अपने और आकर्षित करने के लिए अलग अलग वो देते हैं, उस टाइम पे नरेंद्र मोदी ने नोट बंद कर दिया था, तो उन्हें घबराहट नहीं होती, वो कब क्या कर देते हैं कुछ पता नहीं होता। मोदी के खिलाफ आपको कोई लगता है कि कोई ऐसा नेता डिजर्व करता है जो मोदी को टक्कर दे सके विपक्ष में? बिल्कुल भी नहीं, एक भी नहीं। मोदी की छवि, मोदी इमेज, वो इंसान ही अलग है। वैसा कोई राहुल, ये सब क्या बोलते हैं, राहुल गांधी की बात चल रही थी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेगा, राहुल गांधी को बोलने का ही सेंस नहीं है, उसे खुद नहीं पता वो कब क्या बोलता है, तो कहाँ से सबसे बड़ा चेहरा वही। दूसरा आप कहते हैं नीतीश कुमार पलटूबाज आदमी है, उस पर आप भरोसा करके प्रधानमंत्री बनाए। IITN केजरीवाल? अरे छोड़ दीजिए, मेरे को लगता है वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। आप क्या मानते हैं कि 2024 में एज ए वोटर आप किसको देखना चाहेंगे PM? हाँ, मोदी जी को। क्यों ऐसा मोदी जी को देखना चाहेंगे? काम किया है उन्होंने, ठीक है, और युवाओं के लिए भी सोच रहे हैं, और सभी फील्ड में ही बेटर ही किया है मेरे हिसाब से। तो कहते हैं कि जो बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कब नहीं थी बेरोजगारी, थी कब नहीं, कैसे बढ़ गई? फिर कोई अंतर ही नहीं है तो फिर क्यों वोट दें? नहीं, जनसंख्या भी तो बढ़ी हुई है, तरक्की भी तो हुई है इंसानों की, ऐसा तो है नहीं पहले हम कहाँ थे आज कहाँ हैं, वो भी तो देखोगे ना आप। ये सब विपक्ष का मेरा मानना है कि मतलब होता है कि चुनाव के लिए कुछ मुद्दे होने चाहिए उनके लिए, ठीक है, तो वो उन मुद्दों को पेश करती है। हालांकि क्या ये लगता है? समस्या तो पहले भी थी और अब भी है। आपको महंगाई और बेरोजगारी का कोई बड़ा मुद्दा है जो विपक्ष कह रहा है? बेरोजगारी ना आम जनता के लिए मुद्दा है, लेकिन ये कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके कांग्रेस से लगभग 4 गुना ज़्यादा उन्होंने हॉस्पिटल बनवाए हैं, एम्स बनवाए हैं, कॉलेजेस बनवाए हैं, सड़कों, नितिन गडकरी का नाम आपने बहुत सुना होगा, सड़कें अच्छी कर दी हैं। तो एक आम जनता को क्या चाहिए? महंगाई, बेरोजगारी तब भी थी। कल मैं कहीं पढ़ रहा था, जो कांग्रेस की जो सरकार थी उसको मुकाबले में बल्कि कम हुई है बेरोजगारी। महंगाई हाँ बढ़ी है, थोड़ी सी मुद्दा हो सकता है आम पब्लिक के लिए, लेकिन जनता नरेंद्र मोदी को ही चाहती हैं। 5 राज्यों में चुनाव थे, 3 राज्यों में जिस तरीके से उनको वोट मिले हैं उससे सबको पता लग गया कि क्या होने वाला है 24। सबके मन में जो बीजेपी के समर्थक हैं या जो बीजेपी के काम से प्रभावित हैं, एक सवाल उठता है कि मोदी के बाद आखिर कौन? क्योंकि बीजेपी में कॉन्सेप्ट है कि 75 के बाद कोई दूसरा नेता को दिया जाए, तो हाँ, नहीं है, ये तो एक ही चेहरा है, सबको पता है, योगी आदित्यनाथ। आपको क्यों ऐसा लगता है कि मोदी की विरासत को वो आगे बढ़ा सकते हैं? वो लगन उनमें ना मोदी जी से ज़्यादा है, ऐसा लगता है। मोदी जी से ज़्यादा वो लगन के साथ काम करते हैं, जो उन्होंने सोचा वो करेंगे। कोई दंगा नहीं होगा, कोई फसाद नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अगला चेहरा प्रधानमंत्री के लिए योगी आदित्यनाथ। आप क्यों लगता है कि डिजर्व करते हैं योगी मुझे आदित्यनाथ मोदी के बाद? कोई निस्वार्थ इंसान जो खुद के लिए ना सोच के, खुद की फैमिली के लिए ना सोच रहा हो, तो ऐसा इंसान बेशक डिजर्व करता है PM का चेहरा, क्योंकि उसने सारे काम, ऐसे कोई काम ही गलत नहीं हुआ है यूपी में। और मैं यूपी से ही हूँ, तो मैंने जहाँ तक देखा है कि हमारी तरफ बहुत सारी गुंडागर्दी होती थी किसी टाइम पे अखिलेश सरकार में। हाँ, मुख्तार अंसारी जैसे लोग पाले गए हैं समाजवादी पार्टी के द्वारा। बात और ये सब चलती थी। आज हम नाइट में, मैं अगर यहाँ से जाता भी हूँ कभी कभार, तो रात में मैं 2-2 बजे 3-3 बजे अकेला चला जाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। तो एक वो भी मुद्दा है भाई, इंसान को, हमें नॉर्मली लोगों को क्या चाहिए? सुकून की लाइफ, ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर करता है। अगर तुम सेफ हो तो सारी चीज़ें साथ साथ चल सकती। योगी ने यूपी में अपने आप को साबित करके दिखाया, इसीलिए वो देश भी चला सकते हैं। बिल्कुल चला सकते हैं, वो लगन रखते हैं, वो उस तरीके से काम करते हैं। गुंडा राज था यूपी में एक टाइम पे, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी। कब सुबह आप उठेंगे, आपकी ज़मीन पे कब्जा हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, मर्डर हो जाएगा, खून हो जाएगा, सब साफ करते हैं।